राधे राधे प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल आस्था लूप में। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह कहानी ऐसे दो घनिष्ठ मित्रों की है जो आज के कलयुग के दोगले मित्रों की तरह नहीं, बल्कि ये ऐसी कहानी है जो आपके हृदय में एक मित्रता का भाव प्रकट करेगी और साथ ही आप इस रोचक कहानी को सुनने के बाद एक सच्चे मित्र के प्रति ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा जिससे आपकी मित्रता और घनिष्ठ हो जाएगी। मित्रों, एक समय की बात है, भारत के हृदय में पहाड़ों की तलहटी और कल कल बहती नदी के किनारे एक छोटा सा अत्यंत मनोरम गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम सोनपुर था। सोनपुर अपनी हरी भरी वादियों, लहलहाते खेतों, फलों से लदे बागों और सबसे बढ़कर अपने सीधे सादे, मेहनती और मिलनसार निवासियों के लिए जाना जाता था। गांव के चारों ओर प्रकृति ने अपना अनुपम सौंदर्य बिखेर रखा था। सुबह सूरज की पहली किरणें जब बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती तो वे सोने सी चमक उठती और शाम को डूबता सूरज आसमान में रंगों की ऐसी छटा बिखेरता कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसकी छाया में गांव की चौपाल लगती थी, जहां दिन भर की मेहनत के बाद लोग इकट्ठा होते, सुख दुख बांटते और गांव के मसलों पर विचार विमर्श करते थे। इसी शांतिपूर्ण और सुरम्य गांव सोनपुर में दो ऐसे मित्र रहते थे जिनकी दोस्ती पूरे गांव में एक मिसाल थी। उनके नाम थे रत्न और कर्मा। उनकी मित्रता कोई आज की नहीं थी, बल्कि उनके जन्म के कुछ समय बाद ही, जब वे नन्हे कदमों से चलना सीख रहे थे, तभी से उनके बीच एक अटूट रिश्ता बन गया था। वे साथ खेले, साथ पढ़े और साथ ही बड़े हुए। उनकी दोस्ती इतनी गहरी और प्रगाढ़ थी कि गांव वाले अक्सर कहते थे, ये तो जैसे दो जिस्म और एक जान हैं। बचपन की शरारतें हों या जवानी की जिम्मेदारियां, उन्होंने हर पल एक दूसरे का साथ निभाया था। लेकिन जहां उनकी दोस्ती गहरी थी, वहीं उनके स्वभाव और व्यक्तित्व में जमीन और आसमान का फर्क था। रत्न, जैसा कि उसका नाम था, वास्तव में एक रत्न था। शांत, गंभीर, सुलझा हुआ और अत्यंत समझदार। वह कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता था उसकी बातों में गहराई और बुद्धिमत्ता झलकती थी। वह परिस्थितियों का बारीकी से विश्लेषण करता और कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और ठहराव था जो देखने वाले को सुकून देता था। वह मेहनती था और अपने काम से काम रखता था। दूसरी ओर कर्मा बिल्कुल विपरीत था। वह जीवन से भरपूर, चंचल, हाजिर जवाब और बेहद बातूनी था। जहां भी कर्मा होता वहां माहौल खुशनुमा और जीवंत हो जाता था। उसकी शरारतें और मजाक गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान ला देते थे। लेकिन उसकी इस जिंदा दिली के साथ एक बहुत बड़ा अवगुण भी जुड़ा हुआ था। वह हद दर्जे का बड़बोला था। अपनी झूठी शान बघारना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना और अपनी वीरता के मनगढ़ंत किस्से सुनाना उसकी आदत बन चुकी थी। वह गप्पे हाँकने में इतना माहिर था कि सुनने वाले अक्सर उसकी बातों पर यकीन कर लेते थे, खासकर गांव के भोले भाले लोग। उसे लगता था कि ऐसा करके वह लोगों की नजरों में ऊंचा उठ जाएगा और सबका ध्यान आकर्षित कर सकेगा। दोनों दोस्तों को एक समान शौक था, घूमने फिरने का। जब भी उन्हें अपने रोजमर्रा के काम धंधे, खेती बाड़ी या व्यापार से फुर्सत मिलती, वे अक्सर गांव से निकल पड़ते थे। आसपास के नगरों की हलचल देखना, दूर दराज के मेलों की रौनक में खो जाना, नई जगहों की संस्कृति और रीति रिवाजों को जानना उन्हें बहुत भाता था। यात्राएं उनके जीवन में ताजगी भर देती थीं। रत्न इन यात्राओं के अनुभवों को चुपचाप अपने मन और डायरी में संजोता था। वह लोगों के व्यवहार, जगहों की खासियत और सीखे गए सबक पर मनन करता। लेकिन कर्मा का अंदाज बिल्कुल जुदा था। यात्रा के दौरान हुई हर छोटी बड़ी घटना को वह अपनी कल्पना के रंगों से रंग कर एक रोमांचक कहानी बना लेता था। गांव वापस लौटते ही वह सीधा चौपाल पर जमता और अपने सफर के किस्से सुनाना शुरू कर देता। उसकी कहानियों में सच कम और कल्पना ज्यादा होती थी। वह अपनी बहादुरी, अपनी चतुराई और अपने काल्पनिक कारनामों की ऐसी जोरदार डींगे हाँकता कि सुनने वाले हक्के बक्के रह जाते। अरे, तुम्हें पता है, पिछले मेले में जब हम शहर गए थे तो रास्ते में 4 झेपकतरे मुझे घेरने लगे। मैंने अकेले ही उन चारों को ऐसा सबक सिखाया कि वे अपनी जान बचाकर भागे। या उस नगर के सेठ ने तो मुझे देखते ही पहचान लिया और कहा, कर्मा भाई,
आपके जैसा होशियार व्यापारी मैंने आज तक नहीं देखा। और फिर उसने मुझे बड़े सम्मान के साथ अपने घर भोजन पर बुलाया। इस तरह की बातें वह बड़ी सहजता से गढ़ लेता था। गांव के सीधे सादे लोग, जो ज्यादातर गांव की सीमाओं से बाहर कम ही निकलते थे, कर्मा की इन रंगीन और जोशीली बातों को अक्सर सच मान लेते थे। उनकी नजरों में कर्मा एक असाधारण रूप से बहादुर, चतुर और अनुभवी व्यक्ति बन गया था। रत्न को अपने दोस्त की यह आदत जरा भी पसंद नहीं थी। उसे पता था कि कर्मा दिल का बुरा नहीं है, लेकिन यह बड़बोलापन और झूठी शेखी बघारने की लत उसे किसी दिन मुसीबत में डाल सकती है। कई बार जब वे अकेले होते तो रत्न उसे प्यार से समझाता, देख कर्मा मेरे भाई, इस तरह झूठ बोलकर और मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर लोगों की वाहवाही लूटना ठीक नहीं है। यह खोखली प्रशंसा है। सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है, और जिस दिन तुम्हारी पोल खुलेगी उस दिन तुम्हें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। लोग तुम पर हंसेंगे। क्या तुम यही चाहते हो? लेकिन कर्मा पर उसकी नेक सलाह का कोई असर नहीं होता था। वह या तो रत्न की बात को हंसी में उड़ा देता, अरे यार रत्न, तू भी कितना सीधा है, थोड़ा नमक मिर्च लगाने से कहानी मजेदार हो जाती है, इसमें बुराई क्या है, लोग खुश होते हैं, मेरा भी मन बहल जाता है। या फिर वह एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता। वह अपनी ही बनाई हुई झूठी छवि में इतना रम चुका था कि उसे सच्चाई का सामना करने का साहस ही नहीं था। एक बार तो कर्मा ने अपनी गप्पबाजी की सारी हदें ही पार कर दी। हुआ यूं कि रत्न और कर्मा पास के एक बड़े शहर में अपनी उपज बेचने और कुछ जरूरी सामान खरीदने गए थे। व्यापार ठीक ठाक रहा और वे शाम ढलने से पहले गांव के लिए वापस चल पड़े। गांव पहुंचने के लिए उन्हें एक छोटे लेकिन घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। जंगल का रास्ता थोड़ा सुनसान और असुरक्षित माना जाता था, खासकर शाम के बाद। जब वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो अचानक कहीं से 5-6 आवारा जंगली कुत्तों का एक झुंड उन पर भौंकता हुआ लपका। ये कुत्ते काफी खूंखार लग रहे थे और शायद भूखे भी थे। कर्मा तो कुत्तों को अपनी ओर आते देखकर डर के मारे बुरी तरह घबरा गया और रत्न के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। लेकिन रत्न ने अपना आपा नहीं खोया। उसने तुरंत स्थिति को भांपा, जमीन से कुछ बड़े पत्थर उठाए और पूरी ताकत से कुत्तों की तरफ फेंके। साथ ही उसने अपनी लाठी जमीन पर जोर जोर से पटककर और जोर से चिल्लाकर कुत्तों को डराने की कोशिश की। रत्न की चतुराई और हिम्मत काम कर गई। कुत्ते थोड़े डर गए और कुछ देर भौंकने के बाद पीछे हटकर जंगल में भाग गए। इस तरह रत्न ने बड़ी सूझबूझ से उस अप्रिय स्थिति को संभाल लिया था। लेकिन जब वे गांव वापस पहुंचे और रात को चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए तो कर्मा ने जो कहानी सुनाई वह सच्चाई से कोसों दूर थी। उसने गांव वालों के सामने एक बिल्कुल नई, रोमांचक और सरासर झूठी कहानी पेश कर दी। उसने बड़े नाटकीय अंदाज में बताना शुरू किया, भाइयों, आज तो हम मौत के मुंह से बाल बाल बचकर लौटे हैं। जब हम जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक 5-6 खूंखार लुटेरों ने हमें घेर लिया। उनके हाथों में तलवारें और भाले चमक रहे थे। वे दरिंदे तो सीधे रत्न पर ही टूट पड़े और उसे मारने ही वाले थे। रत्न बेचारा तो डर से कांप रहा था, लेकिन तभी मैंने अपनी लाठी संभाली और उन लुटेरों पर शेर की तरह टूट पड़ा। मैंने अकेले ही उन 5-6 लुटेरों से भयंकर युद्ध किया। 2-4 को तो मैंने अपनी लाठी के जोर से वहीं ढेर कर दिया, बाकी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस तरह मैंने अपने प्यारे दोस्त रत्न की जान बचाई। गांव वाले कर्मा की इस अविश्वसनीय वीरता की कहानी सुनकर दंग रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से फैल गईं। सबने एक स्वर में कर्मा की बहादुरी की वाह की। कुछ ने तो उसे गांव का शेर और असली मर्द जैसी उपाधियां भी दे डाली। कर्मा अपनी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समा रहा था। रत्न वहीं चुपचाप बैठा यह सब सुन रहा था। उसे कर्मा के इस सफेद झूठ पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही अपने दोस्त की बचकानी हरकत पर तरस भी आ रहा था। वह जानता था कि अगर उसने अभी सबके सामने सच बोल दिया तो कर्मा की बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी और वह अपनी पुरानी और गहरी दोस्ती को इस तरह सरेआम नीचा नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए वह हमेशा की तरह चुप ही रहा, बस मन ही मन कर्मा के लिए चिंतित था कि उसकी यह आदत उसे कहां ले जाएगी। इसी तरह दिन बीतते रहे। गांव का जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा था। खेती बाड़ी, तीज त्योहार, मेल मुलाकातें
और बीच बीच में रत्न और कर्मा की यात्राएं और यात्राओं से लौटकर कर्मा की लंबी चौड़ी गप्पें। गांव वाले कर्मा को अब भी एक महान योद्धा और बुद्धिमान व्यक्ति मानते रहे, जबकि रत्न अपनी शांत और सच्ची दुनिया में मग्न रहा। लेकिन फिर कुछ समय बाद उस शांत और खुशहाल गांव सोनपुर के ऊपर दुर्भाग्य के काले बादल मंडराने लगे। गांव में कुछ अजीब और भयावह घटनाएं घटित होने लगीं, जिसने गांव वालों के दिलों में एक अनजाना सा डर पैदा कर दिया। शुरुआत में जब रात को सभी गांव वाले अपने घरों में गहरी नींद में सोए होते, तो सुबह उठने पर पता चलता कि किसी न किसी के घर के आंगन या बाड़े से कोई पालतू जानवर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। कभी किसी गरीब किसान की बकरी रात को बंधी बंधाई गायब हो जाती, तो कभी किसी की मेहनत से पाली हुई गाय का प्यारा बछड़ा। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद गांव में कोई चोर गिरोह सक्रिय हो गया है, जो रात के अंधेरे में जानवरों की चोरी कर रहा है। लोगों ने सावधानी बरतनी शुरू कर दी, रात को ज्यादा चौकन्ने रहने लगे। लेकिन फिर कुछ और परेशान करने वाली बातें सामने आने लगीं। जहां से जानवर गायब होता था, वहां आंगन की मिट्टी में खून के ताजे धब्बे और किसी भारी चीज को घसीट कर ले जाने के स्पष्ट निशान मिलने लगे। यह देखकर गांव वालों के होश उड़ गए। अब यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं लग रहा था। खून के निशान और घसीटने के चिन्ह किसी हिंसक हमले की ओर इशारा कर रहे थे। गांव में धीरे धीरे दहशत का माहौल फैलने लगा। लोग रात को ठीक से सो नहीं पा रहे थे। हर आहट पर उनका दिल कांप उठता था। गांव के कुछ अनुभवी और जानकार लोगों ने जब उन जगहों का बारीकी से मुआयना किया जहां से जानवर गायब हुए थे और मिट्टी पर बने पंजों के निशानों को ध्यान से देखा, तो उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। पंजों के निशान किसी कुत्ते, भेड़िए या तेंदुए के नहीं थे। वे निशान बहुत बड़े, गहरे और स्पष्ट थे। यह निशान किसी और के नहीं, बल्कि एक विशालकाय शेर के थे। यह सच्चाई सामने आते ही पूरे गांव में भयंकर आतंक फैल गया। गांव के पास ही एक घना और पुराना जंगल था, जिसके बारे में कहानियां थीं कि वहां जंगली जानवर रहते हैं। लेकिन किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई शेर इतना निडर होकर गांव के अंदर घुस आएगा और पालतू जानवरों का शिकार करने लगेगा। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि अगर शेर एक बार इंसानी बस्तियों के पास शिकार करने का आदी हो गया, तो वह आदमखोर भी बन सकता था, यानी इंसानों पर भी हमला कर सकता था। यह विचार ही गांव वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ाने के लिए काफी था। हर कोई शाम होते ही अपने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लेता और रात भर डर के साए में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बिताता। लोगों को डर था कि अगर शेर को गांव में आसानी से पालतू जानवर मिलते रहे तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी, और अगर किसी दिन उसे जानवर नहीं मिले तो वह भोजन की तलाश में किसी सोते हुए इंसान को भी अपना शिकार बना सकता है। गांव की शांति भंग हो चुकी थी और हवा में एक अनकहा भय व्याप्त था। इस गंभीर और जानलेवा संकट की स्थिति को देखते हुए गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी मुखिया, जिनका नाम हरिराम था, ने बिना कोई देर किए तुरंत एक आपातकालीन पंचायत बुलाई। मुखिया हरिराम अपनी समझदारी और निष्पक्षता के लिए पूरे गांव में सम्मानित थे। पंचायत गांव के उसी विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बुलाई गई। जब लोग पंचायत के लिए इकट्ठा हुए तो हर किसी के चेहरे पर चिंता, भय और अनिश्चितता साफ झलक रही थी। बच्चों और महिलाओं को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई थी। माहौल बहुत गंभीर था। मुखिया हरिराम ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, भाइयों, आप सब जानते हैं कि हमारा गांव सोनपुर पिछले कुछ दिनों से एक बड़े खतरे का सामना कर रहा है। कोई अज्ञात शक्ति रात के अंधेरे में हमारे पालतू पशुओं को उठाकर ले जा रही है और उनके खून के निशान छोड़ जाती है। हमारे जानकार भाइयों ने पंजों के निशानों की जांच की है और यह लगभग निश्चित हो गया है कि यह काम किसी चोर का नहीं, बल्कि पास के जंगल में रहने वाले एक खूंखार और शायद आदमखोर बन चुके शेर का है। यह शेर रात के अंधेरे में गांव में घुस आता है, अपना शिकार करता है और सुबह होने से पहले वापस जंगल में लौट जाता है। पंचायत में बैठे सभी लोगों ने मुखिया की बातों पर सहमति में सिर हिलाया। एक किसान ने डरते हुए कहा, मुखिया जी, अगर यह सच है तो हम सबकी जान खतरे में है। हमें तुरंत कुछ करना होगा। दूसरे ने कहा, हां, अगर शेर को गांव में आने से नहीं रोका गया
तो वह किसी दिन हम पर भी हमला कर सकता है। काफी विचार विमर्श और बहस के बाद पंचायत ने आनन फानन में पहला और तात्कालिक फैसला यह लिया कि चूंकि शेर केवल रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ही गांव में घुसता है, इसलिए रात के समय गांव के नौजवानों द्वारा सख्त पहरा लगाया जाए। यह तय हुआ कि हर रात गांव के 10-12 हट्टे कट्टे नौजवान हाथों में जलती हुई मशालें, लाठियां और अगर किसी के पास भाला या कुल्हाड़ी हो तो वो लेकर पूरी रात गांव की गलियों में गश्त करेंगे। वे शोर मचाएंगे, आग जलाकर रखेंगे ताकि शेर आग और शोर से डरकर गांव में घुसने की हिम्मत न करे। हालांकि सभी जानते थे कि यह समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं है, यह केवल एक अस्थायी उपाय है जिससे कुछ समय के लिए शेर को दूर रखा जा सकता है। लेकिन जब तक कोई और पुख्ता योजना नहीं बनती, तब तक सभी गांव वाले बारी बारी से रात में पहरा देने के लिए सहमत हो गए। उसी रात से पहरेदारी का काम शुरू हो गया। गांव के कुछ सबसे हिम्मती और बलवान नौजवानों ने हाथों में दहकती हुई मशालें और मजबूत लाठियां लेकर पहरा देना शुरू किया। उन्होंने रात भर गांव की कच्ची पक्की गलियों में घूम घूम कर होशियार, जागते रहो जैसी आवाजें लगाईं और बीच बीच में ढोल पीटकर शोर भी मचाया। उनकी मशालों की रोशनी और शोर ने शायद शेर को डरा दिया। उस रात शेर गांव में नहीं आया। अगली सुबह जब लोगों को पता चला कि रात खैरियत से गुजर गई है और कोई जानवर गायब नहीं हुआ, तो उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। इसी तरह लगातार 3-4 रातों तक गांव के नौजवानों ने पूरी मुस्तैदी और हिम्मत से पहरा दिया और इस दौरान शेर ने गांव में कोई हमला नहीं किया। 4 दिन बीत जाने के बाद अगली सुबह स्थिति का जायजा लेने और आगे की रणनीति तय करने के लिए फिर से पंचायत बुलाई गई। मुखिया हरिराम ने कहा, भाइयों, यह अच्छी बात है कि हमारी पहरेदारी के कारण पिछली 4 रातों से शेर ने गांव में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन सवाल यह है कि हम कब तक इस तरह रात रात भर जाग कर पहरा देते रहेंगे। यह बहुत थकाने वाला काम है और हम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। हमें दिन में अपने खेतों में काम करना होता है, अपने परिवार का पेट पालना होता है। रात भर जागने से हमारे दिन के काम पर असर पड़ेगा। हमें इस समस्या का कोई जड़ से समाधान निकालना होगा और मेरी समझ से वह एकमात्र स्थायी समाधान है उस आदमखोर शेर का अंत। जब तक वह खूंखार जानवर जिंदा है और हमारे गांव के आसपास मंडरा रहा है, हम में से कोई भी चैन की सांस नहीं ले सकता। मुखिया की बात में दम था। सभी गांव वाले उनकी बात से सहमत थे। पहरेदारी एक अस्थायी उपाय था, असली खतरा तो शेर के जिंदा रहने तक बना ही हुआ था। तब मुखिया ने अपनी योजना बताते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। चूंकि शेर पिछले 4 दिनों से भूखा होगा क्योंकि उसे गांव में कोई शिकार नहीं मिला है, तो वह निश्चित रूप से जंगल में भी बेचैन होकर शिकार की तलाश में घूम रहा होगा। मेरे पास उसे मारने की एक योजना है। हम उसे रात के बजाय दिन के उजाले में जंगल से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और फिर उस पर हमला करेंगे। योजना यह है कि हम कल सुबह जंगल के किनारे, जहां एक खुला मैदान है, वहां एक मजबूत पेड़ से एक मोटी ताजी बकरी को चारा डालकर रस्सी से बांध देंगे। भूखा शेर जब बकरी की मिमियाने की आवाज सुनेगा तो वह अपनी भूख और लालच के कारण निश्चित रूप से जंगल से बाहर खुले मैदान में आएगा। जैसे ही वह बकरी पर हमला करने के लिए उसके काफी पास आएगा, हम सब जो आसपास की घनी झाड़ियों और पेड़ों के पीछे छिपे होंगे, एक साथ उस पर अपने भालों, तीरों और कुल्हाड़ियों से हमला कर देंगे और उसे वहीं ढेर कर देंगे। सभी गांव वालों को मुखिया की यह योजना काफी सोची समझी और कारगर लगी। इसमें खतरा तो था, लेकिन सफलता की संभावना भी दिख रही थी। सबने इस योजना पर अपनी सहमति दे दी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि इस खतरनाक और जानलेवा मिशन का नेतृत्व कौन करेगा। शेर पर पहला वार करने की या मुख्य हमलावरों के दल का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। यह काम किसी ऐसे व्यक्ति को ही सौंपा जा सकता था जो न केवल शारीरिक रूप से बलवान हो, बल्कि अत्यंत साहसी, निडर और निशानेबाज भी हो। तभी भीड़ में से किसी ने जोर से कहा, मुखिया जी, इस काम के लिए हमारे गांव में कर्मा से ज्यादा बहादुर और काबिल कौन हो सकता है। दूसरे ने तुरंत समर्थन किया, हाँ हाँ,
कर्मा ही तो है जिसने अकेले ही 5-6 खूंखार लुटेरों को मार भगाया था। शेर भला उसके सामने क्या चीज है। देखते ही देखते गांव के लगभग सभी लोगों ने एक स्वर में कर्मा का नाम प्रस्तावित कर दिया। उनकी नजरों में कर्मा ही गांव का सबसे बड़ा शूरवीर था, उनका हीरो, उनका गांव का शेर। आखिरकार उसी ने तो अपनी बहादुरी के इतने सारे किस्से उन्हें सुनाए थे। ये सुनते ही कर्मा के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वह जानता था कि असलियत क्या है। वह तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बनाने वाला, गप्पे हाँकने वाला एक नंबर का डरपोक इंसान था। उसने आज तक मच्छर भी नहीं मारा था। शेर का सामना करना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन अब वह बुरी तरह अपनी ही फैलाई हुई झूठी बातों और बढ़ाई के जाल में फंस चुका था। गांव वालों ने उसे इतना बड़ा सूरमा मान लिया था कि अब वह चाहकर भी इस खतरनाक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता था। अगर वह इस मौके पर मना करता या अपनी सच्चाई बताता तो उसकी सारी पोल खुल जाती। गांव में उसकी इतनी थू थू होती, इतनी बेइज्जती होती कि वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। लोग उसे झूठा, मक्कार और डरपोक कहते। इस अपमानजनक स्थिति से बचने के लिए उसे मजबूरन कांपते हुए होठों और भारी मन से यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ी। उसने ऊपर से बड़ी बहादुरी और आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की। हां, क्यों नहीं, गांव की रक्षा करना तो मेरा फर्ज है। मैं तैयार हूं इस खूंखार शेर का सामना करने के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हालत डर के मारे पतली हो रही थी। पंचायत खत्म होते ही कर्मा लगभग भागता हुआ सीधा अपने जिगरी दोस्त रत्न के घर पहुंचा। रत्न उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि कर्मा का चेहरा उतरा हुआ था और वह बुरी तरह घबराया हुआ लग रहा था। कर्मा ने रत्न के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, रत्न, मेरे भाई, मुझे बचा ले। मैं तो बुरी तरह फंस गया हूं। गांव वालों ने मुझे शेर को मारने वाले दल का नेता बना दिया है। तू तो जानता है मैं कितना डरपोक हूं। मैंने तो आज तक चूहा भी नहीं पकड़ा। मैं उस आदमखोर शेर का सामना कैसे करूंगा? मैं तो डर के मारे वहीं मर जाऊंगा। भाई, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, तू ही बचपन का साथी है। अब तू ही मेरी मदद कर सकता है। मेरी लाज रख ले। रत्न अपने दोस्त की हालत देखकर समझ गया। उसे कर्मा पर गुस्सा भी आया कि उसकी अपनी बेवकूफी भरी बातों ने उसे इस मुसीबत में डाला है, लेकिन साथ ही उसे अपने दोस्त पर तरस भी आया। दोस्ती का सवाल था और रत्न जानता था कि कर्मा चाहे जैसा भी हो, है तो उसका जिगरी यार। वह उसे इस तरह मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। रत्न ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है कर्मा, शांत हो जा। मैं तेरी मदद करूंगा। मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हम दोनों मिलकर उस शेर का सामना करेंगे। चिंता मत कर। रत्न की बात सुनकर कर्मा की जान में थोड़ी जान आई। हालांकि डर अब भी उसके दिल में बैठा हुआ था। अगले दिन योजना के अनुसार सुबह का उजाला फैलते ही गांव के कुछ चुने हुए लोग, जिनमें मुखिया हरिराम, रत्न, कर्मा और 3-4 अन्य हट्टे कट्टे नौजवान शामिल थे, जंगल के किनारे उस खुले मैदान में पहुंच गए। उन्होंने एक मोटी ताजी बकरी को, जिसे खास तौर पर इसी काम के लिए चुना गया था, एक बड़े और मजबूत पेड़ के तने से एक लंबी रस्सी से बांध दिया। बकरी को थोड़ा चारा भी डाल दिया गया ताकि वह वहीं टिकी रहे और मिमियाती रहे। मुखिया का अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ। पिछले 4-5 दिन से भूखा शेर, जो शायद शिकार की तलाश में जंगल में बेचैनी से भटक रहा था, बकरी की दर्द भरी मिमियाने की आवाज सुनकर तुरंत सतर्क हो गया। कुछ ही देर में वह जंगल के अंदर से पेड़ों और झाड़ियों की ओट लेता हुआ छिपते छिपाते दबे पांव बकरी की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल में शिकारी की क्रूरता और आंखों में भूख की चमक साफ दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ बकरी से कुछ ही दूरी पर घनी झाड़ियों के पीछे कर्मा और रत्न अपने अपने हाथ में तेज धार वाले भाले और पीठ पर तीर कमान लिए पूरी तरह तैयार होकर सांस रोककर छिपे हुए थे। कर्मा का दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं उसकी आवाज शेर तक न पहुंच जाए। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और पसीने से भीग गए थे। भाला पकड़ना भी उसे मुश्किल लग रहा था। इसके विपरीत रत्न बिल्कुल शांत, स्थिर और एकाग्र था। उसकी नजरें पूरी तरह से शेर की हर हरकत पर टिकी हुई थीं। थोड़ी और दूरी पर
कुछ बड़े पेड़ों के पीछे गांव के 2-3 अन्य हट्टे कट्टे नौजवान भी अपनी लाठियां और भाले लेकर छिपे बैठे थे, ताकि जरूरत पड़ने पर वे आगे बढ़कर कर्मा और रत्न की मदद कर सकें। मुखिया हरिराम भी एक सुरक्षित स्थान से पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही शेर पूरी तरह से झाड़ियों के झुरमुट से बाहर निकलकर खुले मैदान में आया और बकरी से कुछ ही गज की दूरी पर पहुंचा, उसने बकरी पर झपट्टा मारने के लिए अपनी मुद्रा बनाई। ठीक उसी क्षण रत्न ने इसे सही मौका समझा और बिजली की सी फुर्ती और अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाकर अपना भारी भाला शेर की तरफ फेंका। रत्न का निशाना अचूक था। वह गांव का सबसे अच्छा निशानेबाज माना जाता था। भाला हवा को चीरता हुआ सीधा शेर की ओर गया, लेकिन शायद उस दिन शेर की किस्मत ज्यादा अच्छी थी, या रत्न के हाथ से निशाना थोड़ा सा चूक गया। भाला शेर को लगा तो सही, पर उसके शरीर के किसी नाजुक हिस्से पर लगने के बजाय उसकी कमर के पास की मोटी चमड़ी को सिर्फ खरोंचता हुआ, रगड़ खाता हुआ निकल गया। यह एक गहरा घाव तो था जिससे खून भी बहने लगा, लेकिन यह कोई घातक चोट नहीं थी जो शेर को वहीं ढेर कर देती। अचानक हुए इस अप्रत्याशित हमले और भाले की चोट के दर्द से शेर बुरी तरह तिलमिला गया। वह जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ में दर्द और गुस्सा दोनों शामिल थे। वह बुरी तरह घबरा भी गया था। उसने एक पल के लिए झाड़ियों की तरफ देखा जहां से हमला हुआ था, और फिर बिना कोई देर किए वह तेजी से पलटा और वापस घने जंगल की ओर भाग निकला जिधर से वह आया था। देखते ही देखते वह पेड़ों के बीच ओझल हो गया। इस तरह मुखिया की यह सोची समझी योजना भी असफल हो गई। शेर मारा तो नहीं गया, बल्कि घायल होकर भाग निकला। अब गांव वाले पहले से भी कहीं ज्यादा डर गए और चिंतित हो गए, क्योंकि वे सभी जानते थे कि एक घायल शेर, खासकर जिसे इंसानों द्वारा चोट पहुंचाई गई हो, पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक, खूंखार और गुस्सैल हो जाता है। अब इस बात का खतरा और भी बढ़ गया था कि वह गुस्से में आकर बदला लेने के लिए दिन के उजाले में भी गांव पर हमला कर सकता है और पहले से भी ज्यादा आतंक मचा सकता है। गांव पर मंडराता खतरा कम होने के बजाय और भी गंभीर और विकराल हो गया था। लोगों की उम्मीदें टूट गईं और निराशा छा गई। अगले ही दिन गांव में फिर से अत्यंत गंभीर माहौल में पंचायत बुलाई गई। इस बार लोगों के चेहरों पर डर के साथ साथ गुस्सा और हताशा भी साफ झलक रही थी। मुखिया हरिराम भी बहुत चिंतित थे। काफी देर तक सोच विचार और गर्मागर्म बहस हुई। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि राजा के पास मदद के लिए संदेश भेजा जाए, लेकिन उसमें कई दिन लग सकते थे और तब तक न जाने क्या हो जाता। अंत में गहन विचार विमर्श के बाद पंचायत ने एकमत होकर यह अंतिम और अत्यंत कठोर फैसला लिया कि अब गांव को बचाने का और कोई रास्ता नहीं बचा है। इस बार गांव के घोषित बहादुर योद्धा कर्मा को खुद अकेले ही जंगल में जाना होगा। उस घायल और खतरनाक शेर को ढूंढना होगा और उसे मारकर ही वापस लौटना होगा। यही गांव को इस भयानक मुसीबत से बचाने का आखिरी और एकमात्र रास्ता समझा गया। गांव वालों का तर्क था कि कर्मा ने पहले भी अकेले लुटेरों का सामना किया है, जैसा कि उसने बताया था, इसीलिए वह इस काम को भी अंजाम दे सकता है। यह फैसला सुनते ही कर्मा के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे सीधे मौत के कुएं में धकेल दिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह मन ही मन बुरी तरह पछताने लगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। काश मैंने अपनी झूठी बहादुरी के वो लंबे चौड़े मनगढ़ंत किस्से न गढ़े होते। काश मैंने अपनी शेखी न बघारी होती तो आज ये भोले भाले गांव वाले मुझे इस तरह बलि का बकरा बनाकर सीधे मौत के मुंह में न भेजते। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अब अगर वह इस नाजुक मौके पर सच बोलता कि वह तो एक नंबर का डरपोक है और उसने आज तक सिर्फ झूठ ही बोला है, तो गांव में उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती होती कि वह शर्म से ही मर जाता। लोग उसे कायर कहकर उस पर थूकते। उसने मन ही मन सोचा, इस तरह शर्म से तिल तिल कर मरने से, लोगों की घृणा का पात्र बनने से तो 1000 गुना अच्छा है कि मैं जंगल में जाकर शेर के हाथों एक बार में ही मर जाऊं। कम से कम लोग मुझे कायर तो नहीं कहेंगे, शायद मेरी झूठी बहादुरी की लाज ही रह जाए। इसी निराशाजनक सोच के साथ उसने कांपते हुए स्वर में, लेकिन बाहर से साहस का दिखावा करते हुए पंचायत का फैसला स्वीकार कर लिया।
अगली सुबह का सूरज कर्मा के लिए जैसे कयामत का पैगाम लेकर आया। रात भर वह सो नहीं पाया था। डर और चिंता के मारे करवटें बदलता रहा था। सुबह होते ही उसने भारी मन से, लगभग रोते हुए, गांव वालों से विदाई ली। उसके परिवार वाले, उसकी पत्नी और बच्चे बिलख रहे थे। खास तौर पर अपने जिगरी दोस्त रत्न से गले मिलते समय वह बहुत ज्यादा भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे मन ही मन यह लगने लगा था कि शायद यह उन दोनों की आखिरी मुलाकात हो। उसने रत्न के कान में फुसफुसाकर कहा, अलविदा मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखना। रत्न ने उसे कसकर गले लगाया, उसकी पीठ थपथपाई और ढाढ़स बंधाते हुए कहा, हिम्मत रख कर्मा, चिंता मत कर दोस्त, मुझे विश्वास है कि तू जरूर कामयाब होकर लौटेगा। मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। रत्न की आंखों में भी अपने दोस्त के लिए गहरी चिंता और स्नेह था। हाथ में एक लंबा, भारी और नुकीला भाला जो गांव के लोहार ने खास तौर पर शेर को मारने के लिए बनाया था, लिए हुए कर्मा भारी और अनमने कूदमों से जंगल की ओर बढ़ चला। उसके पैर जैसे मन मन भर के हो गए थे, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव वाले उसे तब तक देखते रहे जब तक वह पेड़ों के झुरमुट में ओझल नहीं हो गया। कुछ लोग मन ही मन उसकी झूठी बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे, तो कुछ समझदार लोग जैसे मुखिया और रत्न मन ही मन उसकी सलामती की दुआ मांग रहे थे और उसके लिए चिंतित थे। जंगल में काफी अंदर तक जाने के बाद कर्मा को डर के मारे बुरी तरह घबराहट होने लगी। जंगल घना और भयानक था। पत्तों की सरसराहट, अनजान पक्षियों की आवाजें और दूर से आती जंगली जानवरों की पुकारें उसके दिल में दहशत भर रही थीं। लंबा चलने के कारण उसे थकान भी बहुत महसूस होने लगी थी। उसका गला प्यास से सूख रहा था और पैर डर और थकान से कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किधर जाए, कहां उस घायल शेर को ढूंढे। वह तो बस बिना किसी दिशा के अनजाने में आगे बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वह एक घने और विशाल पेड़ की ठंडी छाया के नीचे थक कर बैठ गया। वह थोड़ा सुस्ताने लगा और सोचने लगा कि अब क्या करे। क्या उसे आगे बढ़कर शेर को ढूंढना चाहिए या चुपचाप रास्ता बदलकर गांव वापस भाग जाना चाहिए। लेकिन गांव वापस जाने का मतलब था भयानक बेइज्जती और अपमान। वह इसी उधेड़बुन में फंसा हुआ था। अभी उसे पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ ही पल बीते थे कि अचानक उसे अपने बहुत पास से ही शेर की एक जोरदार, कान फाड़ देने वाली और भयानक गरज सुनाई दी। यह दहाड़ इतनी करीब और इतनी डरावनी थी कि कर्मा का कलेजा उछलकर मुंह को आ गया। जब उसने डरते डरते कांपती हुई नजरों से सिर उठाकर सामने की दिशा में देखा तो उसकी रूह कांप गई, उसके होश उड़ गए। सामने से कुछ ही दूरी पर वही घायल खूंखार शेर, जिसकी कमर पर अभी भी घाव का निशान था, भूखे भेड़िए की तरह गुर्राता हुआ तेजी से उसी की ओर दौड़ता चला आ रहा था। शेर की आंखों में खून उतर आया था। वह दर्द और गुस्से से पागल हो रहा था और शायद उस इंसान से बदला लेने के लिए आतुर था जिसने उसे घायल किया था। कर्मा के हाथ पैर डर के मारे बुरी तरह फूल गए, जैसे उनमें जान ही न रही हो। उसकी आंखों के सामने मौत नाच रही थी। डर के मारे उसके हाथों से वह भारी भाला भी छूटकर नीचे जमीन पर गिर गया। उसे लगा कि बस अब उसका अंत निश्चित है, वह शेर का निवाला बनने ही वाला है। लेकिन तभी शायद मौत के डर ने या जीने की आखिरी तीव्र इच्छा ने उसे एक अविश्वसनीय फुर्ती प्रदान की। वह बिजली की सी तेजी से अपनी जगह से उठा और बिना सोचे समझे पास के उसी ऊंचे और मजबूत पेड़ पर, जिसकी छाया में वह बैठा था, सरपट चढ़ने लगा। वह बंदर की तरह फुर्ती से ऊपर चढ़ता गया और पेड़ की एक मोटी मजबूत डाल पर पहुंचकर उसने उसे कसकर पकड़ लिया और हांफते हुए वहीं बैठ गया। उसकी सांसें बुरी तरह फूली हुई थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। अब स्थिति यह थी कि कर्मा निहत्था, डरा सहमा, पेड़ की एक ऊंची डाल पर किसी तरह अपनी जान बचाए बैठा था और नीचे जमीन पर वह खूंखार, घायल और भूखा शेर गुस्से से गुर्राता हुआ उसकी जान लेने के लिए घात लगाए बैठा था। शेर पेड़ के तने से बार बार टकरा रहा था, अपने पंजों से पेड़ की छाल को खरोंच रहा था और गुर्राते हुए ऊपर चढ़ने की असफल कोशिश कर रहा था। लेकिन पेड़ का तना काफी चिकना और ऊंचा था और जिस डाल पर कर्मा बैठा था वह भी काफी ऊंचाई पर थी, इसलिए शेर उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। काफी देर बीत गई। सुबह से दोपहर हो गई। सूरज सिर पर चढ़ आया था।
कर्मा को उम्मीद थी कि शायद शेर कुछ देर कोशिश करने के बाद थक हार कर या निराश होकर वापस जंगल में चला जाएगा, लेकिन शेर टस से मस भी नहीं हुआ। वह वहीं पेड़ के नीचे धैर्यपूर्वक बैठ गया। कभी चक्कर लगाता, कभी लेट जाता, लेकिन उसकी नजरें लगातार पेड़ पर बैठे कर्मा पर ही टिकी हुई थीं। वह बीच बीच में भयानक दहाड़ मारकर कर्मा को डराता भी रहा। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और फिर रात का अंधेरा घिर आया, लेकिन वह भूखा और जिद्दी शेर वहीं डटा रहा, जैसे उसने कसम खा ली हो कि जब तक कर्मा पेड़ से नीचे नहीं उतरता या वह उसे नीचे उतार नहीं लेता, तब तक वह वहां से 1 इंच भी नहीं हटेगा। इधर पेड़ की डाल पर बैठे बैठे भूख, प्यास और लगातार बने हुए डर से कर्मा का बुरा हाल हो गया था। उसका गला प्यास के मारे सूख कर कांटा हो गया था। पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे और डर के मारे उसका पूरा शरीर रह रह कर कांप रहा था। पेड़ की खुरदरी डाल पर बैठे बैठे उसके शरीर में दर्द भी होने लगा था। रात के अंधेरे में जंगल और भी भयानक लग रहा था। उसे हर आहट पर लगता कि शेर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसने पूरी रात आंखों में काटी, एक पल के लिए भी सो नहीं सका। डर डर कर पेड़ की डाल को कसकर पकड़े हुए बिताई। फिर किसी तरह रात कटी और सुबह का सूरज भी निकल आया, लेकिन नीचे का नजारा नहीं बदला। शेर अब भी पेड़ के नीचे वैसे ही धैर्यपूर्वक बैठा हुआ था, जैसे उसने पक्का इरादा कर लिया हो कि आज वह कर्मा के ताजे मांस का स्वाद चखे बिना यहां से नहीं जाएगा। भूख, प्यास, नींद की कमी, थकान और पिछले लगभग 24 घंटों के लगातार डर से बेहाल कर्मा अब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसमें अब और सहने की शक्ति नहीं बची थी। उसने निराशा में सोचा, इस तरह पेड़ पर बैठे बैठे भूख प्यास से तड़प तड़प कर तिल तिल कर मरने से तो लाख गुना अच्छा है कि मैं खुद ही नीचे कूद कर इस शेर का निवाला बन जाऊं। कम से कम इस धीमी और दर्दनाक मौत से तो एक झटके में छुटकारा मिल जाएगा। उसका मन पूरी तरह से निराशा से भर गया था। अब दोपहर का समय हो चुका था। दूसरा दिन भी आधा बीतने को था। सूरज फिर से सिर पर छड़ आया था और तेज धूप पड़ रही थी, जिससे उसकी प्यास और भी बढ़ गई थी। कर्मा की हालत अब ऐसी हो गई थी जैसे वह बस कुछ ही पलों का मेहमान हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और चक्कर से आ रहे थे। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब और बर्दाश्त नहीं होता, वह नीचे कूद जाएगा। उसने सोचा कि अगर पेड़ पर ही रहा तो निश्चित रूप से भूख प्यास से तड़प कर मर जाऊंगा, और अगर नीचे उतरा तो शेर के हाथों पल भर में मौत निश्चित है। मौत तो दोनों तरफ खड़ी थी, बस तरीका अलग था। वह इसी उधेड़बुन में खोया हुआ था, अपनी झूठी शान और किस्मत को कोस रहा था कि उसने यह सब क्यों किया। तभी अचानक उसे नीचे से फिर से शेर की जोरदार दहाड़ सुनाई दी, लेकिन इस बार उसकी दहाड़ में गुस्सा, धमकी या गुर्राहट नहीं थी, बल्कि असहनीय दर्द और भयानक पीड़ा भरी हुई थी। ऐसी चीख थी जैसे किसी ने उसे जानलेवा चोट पहुंचाई हो। कर्मा ने चौंक कर थोड़ी उम्मीद और हैरानी के साथ नीचे जमीन की ओर देखा, तो जो नजारा उसने देखा उस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने देखा कि वह खूंखार शेर जमीन पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा है, छटपटा रहा है, और उसकी कमर के आर पार जहां पहले रत्न के भाले से खरोंच लगी थी, उसी के पास एक लगभग 5 फुट लंबा चमकता हुआ भारी भाला गहरा ढांसा हुआ है, जो उसके शरीर के एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल गया है। भाले के घाव से तेजी से गाढ़ा खून बह रहा था और जमीन लाल हो रही थी। शेर भयानक दर्द से कराह रहा था, जमीन पर लौट रहा था, और कुछ ही क्षणों में बुरी तरह छटपटाकर उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसका विशाल शरीर शांत पड़ गया। कर्मा हक्का बक्का रह गया। वह हैरान था कि यह सब कैसे हुआ। शेर तो नीचे था और वह ऊपर पेड़ पर। फिर यह भाला कहां से आया? किसने मारा? क्या यह कोई सपना है? तभी पास की घनी झाड़ियों के पीछे से उसका प्यारा जिगरी दोस्त रत्न निकलकर उसके सामने आ गया। और रत्न अकेला नहीं था, उसके साथ गांव के वही 3-4 हट्टे कट्टे नौजवान भी खड़े थे, जिनके हाथों में लाठियां और कुल्हाड़ियां थीं। रत्न के हाथ में उसका धनुष था, जिससे शायद उसने निशाना साधा होगा, और भाला किसी और ने पूरी ताकत से फेंका होगा, या शायद रत्न ने ही भाला फेंका था। दरअसल हुआ यह था कि जब कर्मा पूरे 1 दिन और 1 रात बीत जाने के बाद भी गांव वापस नहीं लौटा,
तो रत्न को उसकी चिंता सताने लगी थी। वह समझ गया था कि कर्मा जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसका दिल कह रहा था कि उसका दोस्त खतरे में है। इसलिए वह गांव के उन बहादुर नौजवानों को साथ लेकर कर्मा के पैरों के निशानों का पीछा करता हुआ और जंगल को छानता हुआ उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। वे काफी देर से कर्मा और शेर की तलाश कर रहे थे। आखिरकार उन्हें शेर की दहाड़ें सुनाई दी और वे आवाज का पीछा करते हुए उस पेड़ तक पहुंच गए। उन्होंने दूर से ही पूरी स्थिति देख ली थी। कर्मा पेड़ पर फंसा हुआ था और शेर नीचे घात लगाए बैठा था। रत्न ने बिना कोई आहट किए झाड़ियों की ओट लेकर सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही शेर थोड़ा स्थिर हुआ और सही कोण पर आया, रत्न ने या उसके किसी साथी ने रत्न के इशारे पर पूरी ताकत और सटीक निशाने के साथ वह भारी भाला शेर की घायल कमर पर दे मारा। इस बार निशाना बिल्कुल अचूक लगा था। भाला शेर के शरीर को चीरता हुआ आर पार हो गया था और उसने तुरंत ही शेर का काम तमाम कर दिया। अपने प्यारे दोस्त रत्न को और अन्य गांव वालों को अपने सामने सुरक्षित खड़ा देखकर और नीचे मरे हुए शेर के निष्प्राण शरीर को देखकर कर्मा की जान में जान आई। उसके अंदर जैसे जीवन का संचार हो गया। वह खुशी, राहत और कृतज्ञता के मिले जुले भावों से इतना अभिभूत हो गया कि जोर से चिल्लाता हुआ पेड़ से नीचे कूद पड़ा। नीचे उतरते ही वह सीधा जाकर अपने दोस्त रत्न से कसकर लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से डर, राहत और खुशी के आंसू एक साथ बह रहे थे। वह बार बार कह रहा था, रत्न मेरे भाई, तू आ गया, तूने मुझे बचा लिया, मैं तो मर ही गया था। रत्न ने उसे चुप कराते हुए उसकी पीठ सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे बस कर मेरे दोस्त, चुप हो जा, अब सब ठीक है। देख, मैंने कहा था ना कि तू जरूर कामयाब होकर गांव लौटेगा। फिर उसने पूरी बात बताई। दोस्त, तू जैसा भी है, चाहे थोड़ा डरपोक हो या जरूरत से ज्यादा बड़बोला, लेकिन है तो आखिर मेरा जिगरी यार, मेरा बचपन का साथी। मैं तुझे इस तरह मरने के लिए जंगल में अकेले कैसे छोड़ सकता था। जब कल शाम तक तू वापस नहीं लौटा तो मेरा मन बेचैन हो गया और मैं समझ गया कि जरूर कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। इसलिए तुझे इस मुसीबत से निकालने के लिए मैं इन बहादुर भाइयों को साथ लेकर तुझे ढूंढता ढूंढता यहां तक पहुंच गया। शुक्र है भगवान का कि हम सही समय पर पहुंच गए और इस खूंखार शेर का काम तमाम कर दिया। कर्मा ने अत्यंत भावुक होकर सजल नेत्रों से कहा, रत्न मेरे भाई, तूने आज सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई, तूने मेरी इज्जत भी रख ली। मैं तेरा यह महान एहसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकूंगा। तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, तू ही मेरा असली हीरो है। मैं तो सिर्फ डींगे हाँकने वाला झूठा इंसान हूं। रत्न अपने दोस्त की आंखों में पश्चाताप और सच्चाई देखकर हंसते हुए बोला, अरे पगले, दोस्ती में एहसान कैसा, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। वह सब तो ठीक है, लेकिन अगर सच कहूं तो इस शेर को मारने में तेरा ही सबसे बड़ा हाथ है, कर्मा। कर्मा ने बड़ी हैरानी से पूछा, मेरा हाथ? वो कैसे? मैंने तो डर के मारे भाला भी गिरा दिया था। रत्न ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, अरे भाई, क्योंकि तू ही तो असली बलि का बकरा बना। तूने ही तो अपनी जान पर खेलकर इस खूंखार, घायल और भूखे शेर को पूरे एक दिन और एक रात से भी ज्यादा समय तक इसी पेड़ के नीचे उलझा कर रखा, उसे यहीं रोके रखा था। अगर तू यहां पेड़ पर ना होता और शेर जंगल में कहीं और घूम रहा होता तो शायद हम उसे इतनी आसानी से ढूंढ भी नहीं पाते और न ही उसे इस तरह खुले में पाकर मार पाते। तो अगर ठीक से देखा जाए, असली हीरो तो तू ही है, जिसने इतनी देर तक शेर को यहां फंसाए रखा। यह सुनकर कर्मा पहले तो थोड़ा झेंपा, उसे अपनी स्थिति पर शर्म आई, लेकिन फिर रत्न की बात में छिपी सच्चाई और दोस्ती का प्यार देखकर वह भी मुस्कुराते हुए बोला, हां यार रत्न, बात तो तू 16 आने पते की कह रहा है, मान गया तुझे। सच में तेरे जैसा बहादुर, समझदार और सच्चा दोस्त इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। रत्न ने जोर का ठहाका लगाते हुए कहा, और हां, तेरे जैसा जान पर खेलकर बलि का बकरा बनने वाला दोस्त भी इस पूरी दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा। दोनों जिगरी दोस्त एक दूसरे की आंखों में देखकर खिलखिलाकर हंस दिए। उनकी हंसी में डर का अंत था, दोस्ती की जीत थी और एक नई समझ की शुरुआत थी। फिर वे सब मिलकर मरे हुए शेर को वहीं जंगल में छोड़कर थके हुए लेकिन बेहद खुश और उत्साहित होकर
गांव की ओर लौट पड़े। गांव पहुंचकर जब रत्न ने पंचायत और सभी गांव वालों के सामने पूरी सच्ची कहानी विस्तार से सुनाई कि कैसे कर्मा डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया था, कैसे वह पूरी रात और दिन पेड़ पर भूखा प्यासा फंसा रहा और कैसे अंत में रत्न और उसके साथियों ने आकर सही समय पर शेर को मारा, तो गांव वाले पहले तो कर्मा की हालत सुनकर खूब हंसे, लेकिन फिर उन्होंने रत्न की बुद्धिमत्ता, साहस और सच्ची दोस्ती की खुले दिल से भूरी भूरी प्रशंसा की। मुखिया हरिराम ने रत्न की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा रत्न, आज तुमने न सिर्फ अपने दोस्त की जान बचाई है, बल्कि पूरे गांव को एक बड़े संकट से उबारा है। हमें तुम पर गर्व है। कर्मा को अपनी सच्चाई सामने आने पर थोड़ी शर्मिंदगी जरूर महसूस हुई। उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन उसे इस बात की असीम खुशी और संतुष्टि थी कि उसकी जान बच गई, गांव का संकट टल गया और सबसे बढ़कर उसका सच्चा दोस्त रत्न हमेशा की तरह उसके साथ खड़ा है। उसे यह भी एहसास हुआ कि गांव वाले उसकी सच्चाई जानने के बाद भी उससे नफरत नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी हालत पर हंसने के बाद अब हमदर्दी जता रहे थे। उस दिन के बाद से कर्मा के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसने फिर कभी गांव वालों के सामने अपनी झूठी बहादुरी के किस्से नहीं सुनाए, न ही कभी कोई गप हाँकी। उसने अच्छी तरह समझ लिया था कि सच्ची वीरता डींगे हाँकने या शेखी बघारने में नहीं है, बल्कि चुपचाप अपना कर्तव्य निभाने, जरूरत पड़ने पर साहस दिखाने और सबसे महत्वपूर्ण सच बोलने में है, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। और उसने जीवन की सबसे बड़ी सीख भी ली थी, सच्ची दोस्ती का महत्व। एक सच्चा दोस्त आपकी कमियों को जानते हुए भी मुश्किल समय में आपका साथ नहीं छोड़ता, जैसे रत्न ने उसका साथ निभाया था। कर्मा अब पहले से ज्यादा शांत, विनम्र और समझदार हो गया था और रत्न के साथ उसकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी और मजबूत हो गई थी। गांव भी शेर के आतंक से मुक्त होकर फिर से अपनी पुरानी शांति और खुशहाली की राह पर लौट आया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके विचारों को छुआ हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस कहानी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और आपके जीवन से कैसे जुड़ती है। और हां, अगर आप ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां सुनना या पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आस्था लूप को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।